हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ाई मैटर्स। माय नेम है अनुराग सिंह और हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और वो कौन सी सीरीज है? इसका नाम है अंतिम सीरीज। जी हाँ, अंतिम सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर है। अब बात उठती है कि कौन इसे फॉलो कर सकता है। जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट है वो फॉलो कर सकता है। रिवीजन चाहिए, मैंने पढ़ तो लिया कंप्लीट, लेकिन रिवीजन चाहिए, एक रिवीजन अच्छे से चाहिए, वो फॉलो कर सकता है। जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है वो फॉलो कर सकता है। अब क्या भैया, यहाँ पे मैं अभी साल भर नहीं पढ़ा हूँ, तो क्या ये वीडियो लेक्चर मुझे काम आ सकता है? तो बिल्कुल हाँ, तुम एकदम सही जगह पे हो। अब ये क्या पेड है? फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या इसकी भैया अगर ये फ्री है तो क्वालिटी भी फ्री वाली होगी? नहीं, तुम कंपेयर करके दे सकते हो। ये मेरा चैलेंज है। आप जाके इस लेक्चर के नोट्स और जो भी इसमें इलस्ट्रेशन होंगे आप जाके वहां से कंपेयर कर लेना। अगर उस तरह का कंटेंट ना मिले तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर मिल गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है आपके जैसे बच्चों की। क्योंकि आप करेंगे सपोर्ट तो हम आपके लिए पूरा कंटेंट फ्री में लाएंगे और क्वालिटी वाला कंटेंट लाएंगे। ऐसा नहीं कि बस नाम का ही कंटेंट हो। अब ये किसके लिए है? क्लास 10 के लिए है। ये फर्स्ट लेक्चर है अंतिम सीरीज का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ये लेक्चर फर्स्ट है। केमिकल रिएक्शन इसमें पहला टॉपिक है। तो अब केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं एक नया सब्सटेंस, और उसका जो क्या आएगा उसमें अलग, उसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो बदल जाएगी। और केमिकल जो आइडेंटिफिकेशन है वो बदल जाएगी। जैसे कि अगर रेड रहेगा तो ब्लू हो सकता है, या फिर जो उसका स्टेट है वो बदल सकता है। अब स्टेट क्या भैया? जैसे कि सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है तो सॉलिड होता है, लिक्विड है तो क्या नाम गैस हो सकता है, अगर गैस है तो डायरेक्ट सॉलिड हो सकता है। ये सब चीजें, जैसे कि अब मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, जैसे दो बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है। अब ये दोनों एग्जांपल के मैं बोल रहा हूं कि ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये कोई एक प्रोडक्ट है, ये बनाते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? इसकी यानी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाएगी पहली बात तो, और ये भी हो सकता है इसका स्टेट चेंज हो सकता है, और इसकी आइडेंटिटी जो रहेगी वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो अब मैं आशा करता हूं कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब सेकेंड टॉपिक बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? ये क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे आर एक्शन जो है, मैं केमिकल रिएक्शन के लिए मैं आर एक्शन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी था। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम। मतलब क्या है भैया? इसमें जो सिंबल्स यूज करूंगा मैं, वो प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड का दोनों सेम ही होंगे। अब एग्जांपल ये है, जैसे कि यहाँ पे जो इस रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको H2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्सीजन को O2 से। तो ये क्या है? यहाँ पे 2H2 प्लस O2 रिएक्ट करके बनाता है 2H2। अब इस तरह जो रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो प्लस हो क्या हो रहा है ना, रिएक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बन गया है, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट साइड और इसको बोलेंगे रिएक्टेंट साइड। अब इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जिसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज रहते हैं, कुछ ज्यादा ही मास्टर ही रहते हैं। तो हमें क्या करना है? जो कंफ्यूज है उसे मास्टर बनाना है, और जो मास्टर है तो उसको अल्ट्रा मास्टर बनाना है। अब ये बैच पूरे बैक पिक्चर्स के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जो लास्ट में पढ़ना जानते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैच है। तो आप इसको फॉलो करो। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? जैसे कि कोई रिएक्शन दिया है तो इसमें ये आपको करना है, उसके जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टर साइड में होंगे
और नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट साइड में होंगे दोनों के ईच एलिमेंट्स के वो इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सहारा लेंगे, मल्टीप्लाई का हम दोनों तरफ करके रिएक्ट करेंगे। और ये ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि जो हमारी एक थ्योरी कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हम जानते हैं कि मास को न ही क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब जैसे हम जो इसमें मेथड यूज करेंगे उस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एलिमेंट के उसको हम इक्वल करते हैं या फिर सेम करते हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। अब सिंपल सा तुम ध्यान से सुन लो, इसको बात को याद रख लो और हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि रिएक्शन जब होता है तो एक तरफ होता है रिएक्टेंट साइड, रिएक्ट करके बनाते हैं वो प्रोडक्ट, अब तो दूसरी तरफ क्या होता है प्रोडक्ट साइड। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं रिएक्टिंग साइड के, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसके जो एटम्स होते हैं उनका जो नंबर होगा वो इक्वल आएगा किसके, प्रोडक्ट वाले साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम के। जैसे यहाँ पे है मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ना कि H2, ये एग्जांपल समझोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। अब इसके लिए जो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक तरफ लिख लेना है एलिमेंट, कौन से एलिमेंट है उस सेक्शन में, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, और सेकंड क्या करना है, हमें करना है नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड में देख लेना है, उसके हिसाब से हम उसको बैलेंस करेंगे। जैसे कि H2 प्लस O2 ये रिएक्टेंट साइड है, पता चल रहा होगा, मिलकर बनाते हैं H2O मतलब वाटर। अब हमें एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं, क्या है 2 एलिमेंट हैं, पहले देख लो। जैसे हाइड्रोजन का H आ गया, ये सिंबल और फिर इसके बाद ऑक्सीजन का O। अब हमें देखना है कि रिएक्टर साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पे H2 मतलब यहाँ पे 2 है ना, 2 H2 का कितना है, यहाँ पे 2 है और O ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम हैं, यहाँ पे 2 हैं। रिएक्टर साइड की बात कर रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना, लग रहा होगा इजी, लेकिन अगर नहीं आया तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब यहाँ पे कितने हैं, प्रोडक्ट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड, मैं लिख भी दे रहा हूं प्रोडक्ट साइड, और प्रोडक्ट साइड में H2O। अब इसमें नंबर ऑफ H कितने हैं, 2, H2 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसके सामने 2 लिख देंगे। अब ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, यहाँ पे 1 है, तो क्या लिखेंगे 1। अब हमें क्या मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें कि हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल आ जाए, तो क्या करना है। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो H2, तो हाइड्रोजन दोनों में इक्वल है, दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 एलिमेंट है, 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में 1 एटम है। तो हमें क्या करना है, क्या हम यहाँ पे हमें ये करना है कि यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, तो क्या करना है हमें, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्या करते हैं 2 से, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे 2 था ही और यहाँ पे भी 2 हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, 2 ऑक्सीजन आ गया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, तो यहाँ पे H2 के 2 हैं और यहाँ पे H2 कितने हैं, 4 है। ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ा गया। अब H2, अब इसे हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एलिमेंट था ही, 2 × 2 तो क्या हुआ, 4 एलिमेंट्स हो गए। अब फिर से हम क्या नाम है, फिर से देखेंगे कि कितने हैं। अभी लेंगे यहाँ पे 4 एटम्स आ गए हाइड्रोजन के, यहाँ पे भी 4 आ गए। अब उसके बाद ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं। क्या इसका मतलब हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, तो हाँ हमारा जो ये है
हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। तो आपको समझ में आ रहा है तो आप फॉलो करो। अब दूसरा रिएक्शन है अपने पास FeH2O। अब ये रिएक्ट करके बनाता है Fe3O4 प्लस H2। अब हमें फिर से क्या देखना है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं। पहले तो एलिमेंट मैं लिख लूंगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हर स्टेप में आपको ऐसे नहीं बताना है। आप मैंने एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे लिख के बता दिया है, अब आपको अपने मन में करने हैं या फिर रफ वर्क में कर लेना है क्योंकि आपको टाइम भी तो बचाना है, ऐसे तो करना नहीं है। तो अब यहाँ पे हम जो Fe क्या होता है, आयरन, फेरस। तब फेरस से कितने एटम यहाँ पे हैं, 1 है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 है। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी जोड़ा गया है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये तो बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में यहाँ पे 1 एटम है और यहाँ पे 4 एटम है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 को बैलेंस करना है, हमें फेरस को बैलेंस करना है और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो क्या हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 कर सकते हैं कि नहीं। मैं थोड़ा दूसरा पहले यूज कर लेता हूं, ऐसे आपको क्लियर रहेगा। तो हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, अब इससे क्या होता है, अब इससे ये होता है कि हम देख रहे हो, हम हीट एंड मतलब कोई मार्क्स नंबर ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर फिर देख रहे हैं, इसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल, करके देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटम है वो 8 हो गया और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है। तो क्या हम इसको पहले बैलेंस कर ले, यहाँ पे भी तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पे भी 8 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के और यहाँ पे भी 8 हो गए। और बात करें हम इसकी बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या हमारा बैलेंस है, हाँ भैया बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे 4 इंटू ऑक्सीजन का एक एलिमेंट, तो क्या होगा 4 एटम्स है हमारे पास यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 4 है। अब हमें कौन सा बाकी रह गया, अभी भी ये बाकी है, इसको भूलना नहीं है अपने को। और फेरस का यहाँ पे एक एटम है और वहीं पे यहाँ पे 3 एटम है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर आ जाएगा। तो हाँ, तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें फिर से वही रिवर्स में जाना है। अभी को हमें देखना है कि क्या नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के इक्वल है रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम ऑन अ प्रोडक्ट साइड। अब फिर से देखते हैं हम, यहाँ पे Fe की यहाँ पे 3 एटम है और यहाँ पे भी 3 एटम है। और उसके बाद हाइड्रोजन की यहाँ पे 8 एटम्स हैं और यहाँ पे भी 8 एटम्स हैं। और ऑक्सीजन 4, यहाँ पे 4 एटम्स हैं और यहाँ पे भी 4 है। तो क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, हाँ है। अब आपको ये सब सिंपल लग रही हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो एक बार थोड़ा सा आप फिर से रिवर्स करके देख सकते हो। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो इसमें क्या क्या चेंज आएंगे, पहले हम चेंज को देख लेते हैं। तो क्या है, कलर में क्या चेंज आ जाता है, एग्जांपल के मैंने लिया है फेरस प्लस CuSO4 रिएक्ट करके बनाता है FeSO4 प्लस Cu कॉपर। अब चेंज की बात करें तो कलर चेंज होता है, कलर मतलब कि कोई भी कलर है तो अगला रिएक्ट जब करेगा उसके बाद चेंज हो जाएगा। अब एग्जांपल के लिए क्या है, ये है। अब यहाँ पे CuSO4 का जो कलर होता है ब्लू, जिसे हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, नीला तोता, हिंदी में क्या बोलते हैं, नीला तोता। और FeSO4 का जो ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं तो FeSO4 प्लस Cu बनता है। और यहीं पे बात करें हम FeSO4 का, तो ये बन जाता है ग्रीन। किस कलर का होता है, ग्रीन। तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लू से केमिकल ग्रीन में चेंज हो गया। अब उसके बाद आता है टेम्परेचर में चेंज आता है, क्या आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है। जैसे CaO प्लस H2O करेंगे, फिर उसके बाद COH2 जो बन जाएगा, और क्या होगा, ये हीट यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, हीट जो रिलीज होगी टेम्परेचर की वजह से ये बढ़ जाएगा COH2। अब स्टेट की बात करें, क्या स्टेट में चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड हो जाता है, लिक्विड टू मतलब कोई भी गैस टू गैस लिक्विड हो सकता है, या फिर सॉलिड लिक्विड मिलके
गैस बना सकते हैं, कोई भी पॉसिबल हो सकती है रिएक्शन में। तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया है सबसे ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा फेमस, ये सब बच्चे को आता है कि H2 प्लस O2 को जब हम रिएक्ट करके बनाते हैं तो बनता है H2O। क्या बनाता है? H2O मतलब वाटर। और H2O का क्या फॉर्म में पाया जाता है? गैस के फॉर्म में। ये भी किसके फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। लेकिन जब रिएक्ट करके बना लेगा तो क्या बन जाएगा? वाटर तो अपना लिक्विड होता है, तो लिक्विड स्टेट में बन जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? अगर समझ में आया है तो इसको कंपेयर करके बता देना। अब सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब क्या है कि जब हम रिएक्ट कराते हैं किसी भी दो सब्सटेंस को तो इसमें क्या निकलेगा? गैस एवोल्यूशन हो सकता है, गैस का एवोल्यूशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट करके बनाते हैं ZnSO4। क्या बनाते हैं? ZnSO4, जिंक सल्फेट इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें क्या होता है? H2 का रिलीज होता है, मतलब H2 गैस उसमें वजह से इवॉल्व हो जाती है, निकल जाती है बाहर। और अब उसके बाद और तीसरा जो हमारा पॉइंट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। ये सब चीजें पॉसिबिलिटी हैं। जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस ये एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा। रिएक्ट करके बनाते हैं PbI2 जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है, और साथ ही साथ KNO3 एक्वस में मिल जाएगा। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, उसका नाम है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है या फिर एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन हो सकता है। अब हम बात करें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, सो क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब एग्जांपल के लिए वेरी फेमस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, अब ये तो ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है हीट का। मैं लिख भी दे रहा हूं यार यहाँ पे, नहीं तो कहोगे कि नहीं लिखा है। हाँ, अभी को ये क्या, या फिर इसको प्लस में लिखने के लिए प्लस में बहुत लेते हैं हीट को, लेकिन मैंने ऐसा भी रिएक्शन सही है। तो क्या है? अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो CaO के फॉर्म में ये बदल जाता है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बदलता है, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। और या फिर जब का नाम है हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो साथ ही साथ हीट करते हैं तो फिर यही इसी जो रिएक्शन को है मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। अब उसके बाद बात आती है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का एकदम टोटली अपोजिट है। मतलब वो कहेगा कि मैं लेफ्ट जाऊंगा तो वो बोलेगा मैं राइट जाऊंगा। अगर वो बोलेगा हाँ तो वो बोलेगा ना। और हाँ ना तो समझो, जो एंडोथर्मिक मान लो अगर बोल रहा है हाँ तो फिर उसके बाद एक्सोथर्मिक बोलेगा ना। अगर कह रहा है मैं ये बोलेगा ना तो बोलेगा हाँ। सिंपल सी बात, मतलब जस्ट अपोजिट है, दोनों की प्रॉपर्टी ही एकदम अलग है। अब जब इसमें क्या होगा? रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही थी तो यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। अब एग्जांपल के लिए मैं देख लेता हूँ, तो ये एग्जांपल है अपना CaO प्लस H2O, दोनों को रिएक्ट करते हैं तो फिर बनता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट इज रिलीज। मतलब हीट क्या है? हीट भी एक तरह का एनर्जी है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और यहीं पे क्या हो रही है? यहीं पे जो यहाँ पे रिएक्शन कराने के लिए ये तो एब्जॉर्ब हो गया। अब हम बात करें कि दोनों का एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, तो एंडोथर्मिक मतलब क्या? मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या? एनर्जी एब्जॉर्ब। अब सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है? क्या प्लांट्स सनलाइट लेके अपना फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए भोजन बनाते हैं। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी इनटेक ले रहा है, मतलब एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये किसका एग्जांपल होगा? ये होगा एंडोथर्मिक का। और वहीं पे बात करें एक्सोथर्मिक की, तो हम सांस ले रहे हैं, जो रेस्पिरेशन है अपन लेते हैं तो हम जब छोड़ते हैं तो फिर हमारे अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन भी एक एग्जांपल है, वहीं पे डाइजेशन भी एक्सोथर्मिक का ही एग्जांपल होता है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। अब मैंने भी बात किया है यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट होता क्या है हम उसकी बात करते हैं कि होता क्या है भैया, मुझे ये बताइए। सब चीज तो बता दिए लेकिन यही नहीं पता चला, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। तो यार रुको थोड़ा सा, मैं तुम्हें पूरी एक एक चीज बताऊंगा। और इसमें क्या है? एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल हो, जिसका नेचर है इनसॉल्युबल, उसे क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? पीपीटी। क्या होगा यार? इसको ध्यान रखना कि अगर पीपीटी लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन का मेजर पार्ट है। जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से 95% चांस रहेगा यहीं से आएंगे। और इसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए? उनका डेफिनेशन, उनका एग्जांपल और उनके टाइप्स।
तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला पहला टाइप है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन से नाम तुम्हें पता चल रहा होगा कंबाइन। कंबाइन मतलब क्या होता है? एकत्रित करना, इकट्ठा करना। तो इससे हमें कुछ आइडिया मिल रहा है कि इसमें होने क्या वाला है। तो when two or more reactant combine to give a single product, क्या होता है? जब दो या फिर दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं किसके लिए? टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, उसे क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम उसे उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अब बात करें उसके एग्जांपल्स की, तो उसका एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के साथ साथ रिएक्शन भी डाल दिया है ताकि अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप उसको भी लिखें और एग्जामिनर के अंदर आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाए। तो कार्बन प्लस O2 दोनों कंबाइन होकर रिएक्ट करके बनाते हैं क्या? CO2। अब यहाँ पे कार्बन जो है वो सॉलिड होगा और जो ऑक्सीजन है वो गैस होगा। अब मैं एक बात बता दे रहा हूँ तुम लोग को जो कि काम की बात है कि क्या हमें भैया सेक्शन में मेंशन करना होगा? जरूरी है क्या उसे नंबर कर सकता है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्लास 10th में ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसके स्टेट को मेंशन करो। स्टेट मतलब क्या? ये जो मैंने लिखा है ना, कार्बन सॉलिड के फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में और ये गैस फॉर्म में, इसे लिखना होगा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप लिखते हो, अगर आपको लर्न है ये किस फॉर्म में है तो जरूर लिखना, क्योंकि इससे एग्जामिनर के अंदर हमारा अच्छा इंप्रेशन जाता है और वो हमें करना है। तो अब ये एक एग्जांपल था। और एग्जांपल नंबर सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है ये क्लास 10th का, जिसे किसी ने उसके पहले भी देखा होगा या फिर जरूर जानते होंगे। अब इसका रिएक्शन क्या है? H2 प्लस O2 रिएक्ट करके बनाते हैं, कंबाइन करके बनाते हैं H2O। और उसके बाद मैंने क्या किया है? उसके बाद मैंने यहाँ बैलेंस कर दिया है। तो बैलेंस तो आता ही है आपको, तो मैंने बैलेंसिंग पढ़ा चुका है, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और स्टेट यहाँ लिखे हैं, ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड हो जाता है। तो अब मेरा थर्ड एग्जांपल जो है वो है क्विक लाइन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लैक लाइन। मतलब इसका जो रिएक्शन है वो देखते हैं हम CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मतलब वाटर। जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं, कंबाइन कराते हैं, तो क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट है वो रिलीज हो जाएगी। तो कैल्शियम यहाँ पे CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं वाटर H2O। और फिर उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और यहाँ पे हीट रिलीज हो जाती है। अब हम CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को ही स्लैक लाइन मतलब क्विक लाइन बोला जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? स्लैक लाइन। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्या आएगा? एक्सोथर्मिक आएगा फिर या फिर एंडोथर्मिक? तो बिल्कुल हाँ, एक्सोथर्मिक आएगा। और इससे हमारा एक और क्वेश्चन बनता है कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, वहां से भी हमें मार्क्स मिल जाते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है। अब क्यों है? क्योंकि उसमें हीट रिलीज हो रही है। और सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? डिकम्पोज हो जाना, मतलब कोई भी पार्टिकल है वो टूट जाता है सिंपल फॉर्म में। हम सिंपल भाषा में जानेंगे तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें समझ के कंप्लीट करना है इसको। तो ये क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले हमें क्या लर्न कर लेना है? ये डिकम्पोजिशन मतलब है, डिकम्पोज होगा मतलब सिंपल फॉर्म में चले जाएंगे। और ये जस्ट अपोजिट इसका होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पे वो दो से दो अधिक मिलकर रिएक्शन बनाते थे एक सिंगल प्रोडक्ट। वहीं पे ये क्या करेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट से ब्रेक होके दो या दो से अधिक सिंपल प्रोडक्ट में क्या होगा? बन जाएगा। और अब डिकम्पोजिशन की बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। और पहला जो है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। और ये दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। फिर उसके बाद थर्ड है फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोसिंथेसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो क्या इससे रिलेटेड अभी पूछा जाएगा, इस नाम को याद रखना, कहीं भूलना मत। इसे मैंने लिख दिया है और यहाँ पे हम ब्रीफली जान लेते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर भैया। तो थर्मल तो जान रहे हैं कि यहाँ पे हीट का यूज किया जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा? हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और मतलब हीट एनर्जी यूज होगी, रिलीज नहीं होगी। यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट एनर्जी का हम यूज करेंगे उसको डिकम्पोज करने के लिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक में हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से कुछ तो रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज, क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगा डिकम्पोजिशन के लिए। तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। और इसके बाद फोटो मतलब हम जानते हैं कि लाइट होता है। क्या होता है? लाइट। इसका मतलब क्या होता है? लाइट। अब फोटो में लाइट आ गया तो इससे क्या पता चलता है? मतलब कि यहाँ पे लाइट का यूज होगा। और फोटोसिंथेसिस और फोटोकेमिकल मतलब क्या होगा? यहाँ पे हम किस लाइट का यूज करेंगे? सनलाइट का यूज करेंगे। जैसे कि जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसमें किसका लाइट यूज करते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड।